हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से गोदान लेकर आई हूँ। गोदान का भाग 4 पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों भाग 3 कुछ कंप्लीट नहीं था, तो मैं उसे भी आज पढ़ने जा रही हूँ। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिल्लम, दूसरे हाथ में रस का लोटा लिए बड़ी ही फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15 दिन पर आओगे, चिल्लम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माछी दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। ये सभी बातों को सुनते हुए गोबर ने कहा झुनिया से, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षा बनकर बैठा रहता था। वह चिंतित थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकतार होकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट घेर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिल्लम तंबाकू को और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, उसकी उसने कल्पना भी ना की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। दोस्तों, अब हम भाग 4 की तरफ जा रहे हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की तरफ देखता गया। गाय के लिए नाद गानी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को 12 ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसे के लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है और बाहर नाद की भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए राय साहब के पास फरीदा लेकर जाना भी उचित नहीं है। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मडेला डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसे ललचाती रहती है।
अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी तो दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ ना मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूँ तो भोला को ढाढ़सा हो जाएगा। धनिया से नाहक बात दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिक करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इतने पास भी पैसे नहीं है तो फिर नखरे बांधने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गांव की ऐसी सेवा करता कि जैसे चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी होता है। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुटटी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं परा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही रहा करता था कि घोड़ी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर ले लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जितने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करवाने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा 2 मूँछों का ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख ना मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं कहते तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा। जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं है। कहीं भोला बदल गया या और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेंगे। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयान हो गए तो बाप की कौन चलाती है। कामता और जड़ी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे दे। कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुम नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कहा कि कहीं उसे गौरस मिलता तो कैसे पट्टा हो जाता। बोला, नहीं, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्दा हो। गोबर ने तैयारी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं।
उनके मन में कोई चोर बैठा है, बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा कर रहा। लड़के की सगाई में देर ना करनी चाहिए। 17 साल लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों से अलगोछा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी होए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाते और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह कहो। कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह नहीं हुआ तो लड़की का ब्याह हुआ तो सारी बिरादरी भी हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं समाज पहले से ही ऐसा निर्णय बना चुका है, लड़के का शादी हो या ना हो, लड़कियों का शादी होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोरे सामने खड़ा है, नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछ, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिल्लम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस अभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिल्लम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी के किसी एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नासिक जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा मुद्दा। कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रुपए ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती, कोठियाँ तो बट गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों को भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल झपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे, तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रस्ताव करके चौधरी के मुख की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो। ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से,
20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसा बाज जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाज जाते हैं। 10 रुपए पर, हाँ 10 कोस और पश्चिमी चले जाओ। मोल बांस का नहीं, शहर के नचगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेगा। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिया है, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोछा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसके पीटा करता था। अभी हाल में ही इतना मारा था कि वह कई दिनों तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार पर वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध से उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, और उसे घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे बैठ चलता था। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस ना जाएंगे चौधरी। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरोध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार के समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना ना था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसके प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया, जिस पर एक बार फावड़ा भी उछट जाता था। समीप जाकर चौधरी के हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया, मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभलती हुई और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह और पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसौरा होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास कोई और दावा ना थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ता हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोछे की ऊंधी बांध कर तो तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं के भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों के घर की औरतों पर हाथ उठाए? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठमुठ रोती है। रुपए
कि गर्मी है तो निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ, तो एक खून कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तालियों से पीटा। उसने पूर वही छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन में नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बसौरा से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई। उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह तो उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। अब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो इस बीच में कूदने वाली कौन। आते ही उसने पुनिया पर हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग से जाकर लगा लात जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक काटने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर। हम तो कहाँ कलेव की बाट देख रहे थे, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुनिया हाय हाय करती जा रही थी और कोसती जा रही थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आगे देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तुझे कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिर पड़। और गालियों तो हीरा खा खा कर सुनता रहा, लेकिन वह पिछली गाली उसे लग गई। और हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट ना था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़ा यह घिनौनी मौत है, और उससे भी घिनौनी जीवन यह तिलमिला उठा। दांत पिसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी। तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी। तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझने लगा। हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य हो गया कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल तो दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो कर हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू हो जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके के क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ ले और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बहादुर हो कि अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अवध करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेदर्दी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो।
मैंने सही कह दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहो तो पुनिया रो गई थी। कहाँ झमकर उठी और अपना सिर पीटकर बोली, लगा दे घर में आग। मुझे क्या करना है? भाग फूट गया है कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ गई। लगा दे घर में आग। उसने कलेजे की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है? चल कुएं पर। नहीं, खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी उसके पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धार ना करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया के द्वार पर आकर हाक लगाकर तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा देते रहते हो? उस दिन उसी बहू ने तुम्हें घूंट घर की आड़ में दाढ़ी जाड़ कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, अरे जो मैं इसी तरह मुझे मारूं? अरे जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? धनिया बोलती है, क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़े गमखोर है। अहो ओहो, ऐसी ही तो बड़े दर्द वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं है। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे हाथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ कर नेहरा भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब आकर आती थी। अब अपनी गरज सताती है तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे, इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर माध्यम का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण भर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आकर खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम संध्या आती है। शीतल के शांत जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा पहुंचे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंच। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा से कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेवंसा मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया भोला ने पूछा, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महते चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लेकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं, फिर एकाध बांस बेसी काट ले जाएगा तो क्या? रोज ही तो मंगनी बांसें काटते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब के 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुलवा लाऊं। तय तो 20 रुपए में हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकालते हो तुम, दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गुलाबी ना खेलता था।
अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ गया था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में कहा, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओ। 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूंगा तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़े जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठकर बड़ी देर तक पछताता रहा। वह इतना लोभी और स्वार्थी, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से इतना फूल उठता, अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखकर गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 नहीं चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं दे इन दामों। वह मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों को डिंग मार